दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्कर वाइल्ड वाज एन आयरिश ऑथर, पोएट एंड प्लेराइट। ही रोट मेनी नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। तो जो ऑस्कर वाइल्ड थे वो एक आयरिश ऑथर थे, पोएट थे और प्लेराइट। उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी है, बहुत सारी स्टोरीज लिखी है और बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में। He is mostly remembered for his novel The Picture of Dorian Gray and his play The Importance of Being Earnest. तो ऑस्कर वाइल्ड की जो सबसे ज्यादा फेमस नॉवेल थी वो थी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और उनका जो सबसे फेमस प्ले था जो कि लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा मशहूर है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Scaring a ghost. In the Canterville Ghost, Mr. Hiram B. Otis buys an old house called Canterville Chase in England. तो कैंटरविल घोस्ट स्टोरी में एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर हिरम बी ओटिस। मिस्टर हिरम बी ओटिस क्या करते हैं, इंग्लैंड में वो एक बहुत ही पुराना घर खरीदते हैं जिस घर का नाम था कैंटरविल चेज। Many people have warned him that the house is haunted by the ghost of its original owner, Sir Simon de Canterville. तो घर खरीदने से पहले बहुत सारे लोगों ने मिस्टर ओटिस को वार्न किया, चेतावनी दी कि आप ये घर नहीं खरीदिए, मत खरीदिए क्योंकि ये जो घर है वो हॉन्टेड है। इस घर में इस घर के जो ओनर है जिसका नाम था सर सिमोन डी कैंटरविल, उसका भूत, उसकी आत्मा जो है, उसका जो भूत है वो इस घर में है। तो ये घर हॉन्टेड है, आप इस घर को ना खरीदें। However, Mr. Otis does not believe the rumors and goes to live there with his family. लेकिन मिस्टर ओटिस जो है वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उनकी बातों का यकीन नहीं करते हैं और उस कैंटरविल चेज को खरीद लेते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहने चले जाते हैं। Later on to find out how the ghost tries to scare the family. तो अब ये जानने के लिए कि उस कैंटरविल चेज में जो घोस्ट था उसने कैसे मिस्टर ओटिस की फैमिली को स्केयर किया, डराया, इसके लिए हमें ये आगे स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। So, the second appearance of the ghost was on Sunday night. Shortly after Mr. Otis and his family had gone to bed, they were suddenly alarmed by a fearful crash in the hall. तो यहाँ पर डायरेक्ट घोस्ट की सेकेंड अपीयरेंस से बात की जा रही है। तो मिस्टर ओटिस जो है वो अपनी फैमिली के साथ उस कैंटरविल चेज में रहने के लिए चले जाते हैं। तो संडे नाइट को अचानक से क्या होता है कि जब मिस्टर ओटिस और उनकी फैमिली सोने के लिए जाती है तो अचानक से थोड़ी देर में उन लोगों को उनके घर के हॉल से एक बहुत ही फेयरफुल, एक बहुत ही मतलब भयभीत कर देने वाली क्रैश सी आवाज सुनाई देती है। Rushing downstairs, they found a large suit of old armor on the stone floor. Seated near it in a high-backed chair was the Canterville ghost, rubbing his knees with an expression of severe pain on his face. Armor means special metal protective clothing worn by soldiers in the past. तो आर्मर जो है वो एक टाइप का मेटल क्लोथ है, मतलब जो सोल्जर्स पहनते थे जंग में, जब भी वो लोग युद्ध पे या फिर जंग में जाते थे तो जैसा मतलब वो लोग क्लोथ पहनते थे पूरा मेटल का, तो उसे ही आर्मर कहते हैं। तो जैसे ही वो लोग भागते हुए डाउनस्टेयर आते हैं, नीचे आते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि जमीन पर एक बहुत ही पुराना आर्मर यानी कि वो सूट है वो गिरा पड़ा है और उसके बगल में ही, मतलब जहाँ पर वो आर्मर गिरा हुआ था उसके बगल में ही एक बहुत ही हाई बैक चेयर, मतलब ऐसा चेयर जिसकी जो बैक है वो काफी हाई है, उस चेयर पे कैंटरविल घोस्ट बैठा हुआ है और वो अपने नीज को, मतलब उसके घुटने को, वो घोस्ट जो है वो अपने घुटने को रब कर रहा है और उसके फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे कि वो काफी पेन में, काफी दर्द में है। Mr. Otis' twin boys, having brought their pea shooters with them, at once shot 2 pellets at him. So pea shooter is a small tube that children use to blow small objects at someone or something in order to hit them. Pea shooter जो है वो एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसे बच्चे यूज करते हैं किसी छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स को ब्लो करने के लिए, किसी इंसान पर या फिर किसी चीज पर उन्हें, मतलब उनको मारने के लिए या फिर उन्हें हिट करने के लिए। तो ये एक तरह का टॉय ही हुआ। एंड pellets means very small metal balls that are fired from a gun. तो टॉय गन से जो छोटे-छोटे मेटल्स के जो बॉल निकलते हैं उसे ही pellets कहते हैं। तो मिस्टर ओटिस के जो ट्विन बॉयज थे जो कि काफी छोटे थे, वो क्या करते हैं कि अपने पी शूटर से घोस्ट को शूट करने लगते हैं। Mr. Otis pointed his revolver at him and instructed him to hold up his hands. और Mr. Otis अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और उसे घोस्ट पे पॉइंट आउट करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर कर लो। The startled ghost swept through
them like a mist with a white streak of anger, putting out Washington Otis candle as he passed, leaving them all in total darkness. ये सब देखकर जो घोस्ट है वो काफी चौंक जाता है और फिर वो बहुत ही तेजी से गुस्से में चीखते हुए एक मिस्ट की तरह वहाँ से बहते हुए गायब हो जाता है। और वो इतनी तेजी से एक मिस्ट की तरह वहाँ से गायब होता है कि वहाँ पर जो कैंडल जल रहे होते हैं वो सब बुझ जाते हैं और पूरा अंधेरा छा जाता है। On reaching the top of the staircase, he recovered himself and decided to give his celebrated shriek of evil laughter. तो जो ऊपर पहुंचता है स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के ऊपर पहुंचता है और बहुत ही जोर से बहुत ही चीखते हुए हंसता है जैसे कि घोस्ट की इविल लाफ होती है बिल्कुल वैसे ही। He had found this extremely useful on more than one occasion. He accordingly laughed his most horrible laugh till the old roof echoed with the sound. तो ये जो इसकी हंसी है वो जो इविल लाफ है वो उसे काफी यूजफुल लगती है लोगों को डराने के लिए और वो अपनी उसी हंसी को कंटिन्यू करता है। वो अपनी हॉरिबल लाफ को उसकी जो डरावनी हंसी है वो हंसते रहता है और वो तब तक हंसते रहता है जब तक कि जो पूरा रूफ है जो पूरे घर का जो रूफ है वो उसकी हंसी के साउंड से पूरा गूंज ना उठे। But hardly had the fearful echo died away when a door opened and Mrs. Otis came out in a light blue dressing gown. लेकिन वो जो उसकी हंसी है वो ज्यादा देर तक नहीं गूंजती रहती। जैसे ही मिसेस ओटिस अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं और वो एक लाइट ब्लू ड्रेसिंग गाउन पहनी हुई होती हैं तो जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आती हैं तो उसकी जो हंसी है वो बंद हो जाती है। I am afraid you are far from well, she said, and have brought you a bottle of Dr. Dobell's medicine. तो जैसे ही वो बाहर आती हैं तो वो उस घोस्ट से कहती हैं कि मुझे डर है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर डॉबल्स की एक मेडिसिन लेके आई हूँ। If it is indigestion, you will find it a most excellent cure. और वो आगे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए को दवाई खिला रहे मेडिसिन हैं। लेके आई हूँ अगर तुम्हें भूत indigestion को हो गया दवाई है, खिला रहे हैं। pain caused by difficulty भूत in दवाई digesting food, खाता है। मतलब जब फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके कारण जो पेट में पेन होता है जो स्टमक में पेन होता है तो उस पेन को ही इंडाइजेशन कहते हैं। तो मिसेस ओटिस घोस्ट को कहती हैं कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है तो अगर तुम्हें इंडाइजेशन है तो तुम ये दवा लो जो मैं दे रही हूँ और तुम इससे ठीक हो जाओगे, ये इसका बेस्ट इलाज है। The ghost glared at her in anger and began at once to make preparation for turning himself into a large black dog. तो ये देखकर मतलब उनका एक नॉर्मल सा बिहेवियर, मिसेस ओटिस का एक नॉर्मल सा बिहेवियर देखकर तो जो वो घोस्ट है वो बहुत ही गुस्से में उन्हें घूरता रहता है और एक बहुत ही बड़े से काले डॉग में ट्रांसफॉर्म होने के लिए चेंज होने के लिए तैयारी करने लगता है। The sound of approaching footsteps, however, made him hesitate in his purpose. लेकिन जैसे ही वो अपनी तरफ आते हुए कुछ कदमों की आहट सुनता है तो वो ये चीज अपनी जो प्रिपरेशन है वो करने से रुक जाता है। He contented himself with becoming faintly phosphorescent and vanished with a deep groan just as the twins came up to him. Phosphorescent means producing a faint light in the dark, means अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी करना is known as phosphorescent. तो जैसे ही मिस्टर ओटिस के वो जो दोनों ट्विंस बच्चे आते हैं तो ये घोस्ट क्या करता है एक हल्की सी रोशनी बनके और बहुत ही डीप ग्रोन करते हुए यानी कि कराहते हुए वहाँ से वानिश यानी कि वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है। On reaching his room, he entirely broke down. The rudeness of the twins and the unpleasant comment from Mrs. Otis were naturally extremely annoying. तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, उसके बाद वो अपने कमरे में पहुँच जाता है जो घोस्ट है। तो जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो बहुत ही टूट जाता है, वो बहुत रोने लगता है। उन दो ट्विंस का रूड बिहेवियर और मिसेस ओटिस का बहुत ही अनप्लीजेंट से कमेंट जो है वो घोस्ट को काफी अनॉय करता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। But what really upset him the most was that he had been unable to wear his suit of armor. लेकिन उन सबसे भी ज्यादा उसे अपसेट ये बात कर रही थी कि वो जो आर्मर है, जो वो मेटल का सूट है, वो जो घोस्ट है वो नहीं पहन पा रहा था। ये बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, सबसे ज्यादा इस चीज से वो अपसेट था कि वो उस आर्मर को यानी कि उस सूट को पहनने में अनेबल था। When he had put it on, he had been completely overpowered by the weight of the
था काफी हैवी था और जो उसका स्टील हेलमेट था वो भी काफी हैवी था। तो उस पूरे सूट का वेट इतना ज्यादा हैवी था कि उसे पहनते ही वो बहुत ही जोर से नीचे जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसके जो दोनों घुटने हैं उन दोनों घुटनों में बहुत ही जोर की चोट लग गई थी और उसके साथ साथ उसके राइट हैंड के नकल्स में भी बहुत ही जोर की चोट लग गई थी उसे। For some days after this, he was extremely ill and hardly stirred out of his room at all. उसके साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से वो काफी बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, होस्ट जो है उसकी तबीयत खराब हो गई, वो काफी बीमार पड़ गया और वो बहुत दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। However, by taking great care of himself, he recovered and decided to make a third attempt to frighten Mr. Otis and his family. तो काफी दिनों तक वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहा और उसने अपना काफी ध्यान रखा, काफी अपनी देखभाल की और उसके बाद वो रिकवर हो गया, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो तीसरी बार मिस्टर ओटिस की फैमिली के पास जाए और उन्हें डराने की कोशिश करेगा। He selected Friday, August 17 for his appearance and spent most of that day in looking over his wardrobe, ultimately deciding in favor of a large hat with a red feather, a sheet frilled at the wrists and neck, and a rusty dagger. तो उसने फ्राइडे का दिन चूज किया और उस दिन डेट था अगस्त 17। उसने ये दिन चूज किया उन लोगों के पास थर्ड अपीयरेंस के लिए, मतलब तीसरी बार उन लोगों के सामने जाने के लिए और उन्हें डराने के लिए। और वो फ्राइडे को पूरा दिन बस यही सर्च करता रहा, यही डिसाइड करता रहा कि आखिर वो क्या पहनकर उन लोगों के सामने जाएगा उन्हें डराने के लिए। तो लास्टली उसने एक हैट चूज किया जिसमें रेड कलर के फेदर्स लगे हुए थे और एक शीट चूज किया जो कि रिस्ट के पास और नेक के पास जिसमें फ्रिल्ड डिजाइन बने हुए थे और उसने एक रस्टी डैगर भी चुना अपने साथ लेकर जाने के लिए, उन्हें डराने के लिए। Towards evening, a violent storm of rain came on, and the wind was so high that all the windows and doors in the old house shook and rattled. तो उस दिन शाम में बहुत ही जोरों का तूफान आता है, बारिश होने लगती है और बहुत ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। और ये जो पूरा वेदर था, ये जो पूरा माहौल था, ये जो पूरा मौसम था वो बिल्कुल वैसा था जैसे कि उस घोस्ट को पसंद था। उसे यूजुअली इसी टाइप का वेदर, इसी टाइप का मौसम अच्छा लगता था। At 10:30, he heard the family going to bed. तो जैसे ही 10:30 होता है वो ये सुनता है कि जो मिस्टर ओटिस की फैमिली है वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है सोने जाने के लिए। For some time he was disturbed by wild shrieks of laughter from the twins who were evidently amusing themselves before they went to bed. सोने जाने से पहले मिस्टर ओटिस के जो दो ट्विंस बच्चे थे वो आपस में खेल रहे थे और बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे। तो उनके खेलने और जोर जोर से हंसने की आवाज से घोस्ट जो है वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था। At 11:15 all was still and as midnight sounded he set out. 11:15 तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल सेम था। उसके बाद जब आधी रात हो जाती है, जब मिडनाइट हो जाती है तो घोस्ट जो है वो बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अब वो मिस्टर ओटिस की फैमिली के सामने जाएगा और उन्हें डराएगा। So that's all for today. Rest of the story I will upload in my next video very soon. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है then watch the video.